नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम कंप्लीट कर रहे थे अपना पूरा लोकन सीरीज को। पूरा लोकन सीरीज में ये आप देखेंगे कि हम बायोलॉजी सेक्शन पहले कंप्लीट कर रहे थे। आज यही बायोलॉजी सेक्शन का हमारा 12वां वीडियो है जिसमें हम देखने जा रहे हैं पादप जगत के बारे में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पादप जगत वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संपत्ति उत्पन्न करते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। जीवन क्रिया की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायता करता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वो है पुष्प। यह क्या करता है? तो ये पौधे के प्रजनन में सहायता करता है। एक पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। तो प्रजनन अंगों का निर्माण किससे होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर से होता है। परागण, ये एक पहले मैप देख लीजिए। एक अंडाल, ये देखिए बाह्य दल, सब जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। परागण परागण कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी परागण कणों के परागकोश तक, तो परागण कण होंगे उनके कोश में पहुंचेंगे, उसे कहेंगे परागकोश से वर्तिका तक। यानी कि वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। पराग कणों परागण की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वपरागण और परा पराग परागण। परागण और पर परागण कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प में उभयलिंगी पुष्प में पुमांग तथा जयान से अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक पृथक प्रवक्ता या भिन्न कालपक्वता कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। पहली है पूर्व पूर्व पुक्वक्ता और दूसरा है पूर्व स्त्री पक्वता होती है। पूर्व पुक्वक्ता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकते हैं, अर्थात परिपक्व होते हैं। इन इन स्थितियों में पुष्पों में स्वपरागण संपन्न नहीं हो पाता है। कायिकी प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि होती है। अलैंगिक विधि क्या है? कायिकी प्रवर्तन कैसी हो? अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता से बिना पुराने पौधे के भाग जैसे तना, जड़ और पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ कर्तन या तना काट, दाब लगाना तथा कलम बांधना आदि इसकी परिपक्व विधि है। अलैंगिक जनन द्वारा अन्य पौधे पौधे अपने जनक के आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीजों जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीज होने से पौधे आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं। इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, जो अलैंगिक जनन होगा उसमें जो इस पौधे में अनुवांशिक रूप होंगे वो सेम टू सेम होंगे, लेकिन जब लैंगिक जनन होगा तो उसमें पौधे के अनुवांशिकी और आकारिकी जो होंगे वो उसके समरूप नहीं होंगे। बोगेनविलिया कन्वर्सन गुलाब तथा अंगूर के स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ बीज बहुत तेजी से प्रवर्धन होता है। इसके बीज को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात नए नवजात पौधे को मृदा के 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं।
दाब तकनीक में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिन में तना शाखा से जुड़ते तना शाखा में जड़ें उग जाती हैं। इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलम बंद तकनीक से किया जाता है। गन्ना गन्ने का तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है। इसमें पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। इसमें आम तौर पर स्तंभ कर्तन या तना कटा विधि द्वारा कायिकी प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। सबसे उपयुक्त भाग कौन होगा? परागकोश होगा। अर्धसूत्री विभाजन के लिए कहाँ होगा? वो परागकोश में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के कायिकी प्रवर्धन के संबंध में सही है? कायिकी प्रवर्धन लूनी जनसंख्या को उत्पन्न करती है। कायिकी प्रवर्धन राहुओं का निष्प्रभाव करने में सहायक है, तो यह गलत है। विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक नहीं है। तीसरा देखेंगे, कायिकी प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भागों में चलता रहता है, तो ये सही है। तो ये वाला सही है, वाला ऑप्शन। तना काट आमतौर से कितने प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट गन्ना के लिए किया जाता है। गन्ने का तना काट कैसे? तो आमतौर पर प्रवर्धन होता है वो यही होता है। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। जब बड़चुक स्टैर्लिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रत्यारोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जब सैंडस का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कलिका सैंड्स का अंकुरण अंकुरण प्रतिशत कलिका कई कलिका सैंड की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यदि सैंडस का सीधा रोपण होता है, तब एक कलिका सैंड का जीवित बचा बड़े सैंडर की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सैंडलिंग से की जाती है। तो उसमें क्या देखेंगे? पहला और चौथा वाला ऑप्शन सही। ये यार बहुत तेजी से बदल रहा है। ये 2020 में आया क्वेश्चन हुआ है फ्री का। ये क्वेश्चन होते हैं, एक बार इसको आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि नया क्वेश्चन है ये। तो ये ऑप्शन भी सारे याद रखिए। भूल किसमें मिलता है? तो भूल किसमें मिलता है? वो बीज में मिलेगा। हाँ, और जनन के लिए पुष्प का होना आवश्यक है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। हाँ, पौधे की भांति पौधा मिलता है न काटने से। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगेन बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर। निम्नलिखित में से कौन पादप वर्धित किए जाते हैं? तो ये चारों ही जो है बोगेनविलिया, कोको और अंगूर जो है वो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन किए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम के पौधे का प्रवर्धन समयबद्ध तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन कम तकनीक द्वारा होता है, मतलब कि दाब तकनीक द्वारा होता है। तो दोनों ही सही है। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कमल बंद तकनीक के द्वारा होता है, जबकि चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। अब प्रश्न है 9वां, पौधे में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो वह उद्देश्य है वनस्पति परासरण के लिए।
यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमांग और जैनांग अलग-अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो इस तथ्य को हम कहते हैं भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ये वाला भिन्न काल पक्वता कहते हैं। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तनी वर्तिका में स्थानांतरण कहलाता है। वो कहलाता है सजात पुष्पीय परागण। अब आर्थिक महत्व देख लेते हैं। मानव जीवन यापन व सुख समृद्धि हेतु पौधे एवं उनके उत्पादन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ यथा अनाज, दालें, तेल इत्यादि तथा रेशों से कपड़े एवं लकड़ी से मकान व फर्नीचर आदि की सुविधाएं पौधों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कोयला, पेट्रोलियम, दवाई व अन्य लाभदायक पदार्थ के स्रोत पौधे ही होते हैं। सूरजमुखी का तेल रोगियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। सूरजमुखी एस्टरेसी एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है तथा यह आवृत्ति बीज पौधे होते हैं जिनका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। चंदन चंदन, कपूर, लौंग और पिपरमिंट आदि पौधों में वाष्पशील सुगंध तेल प्राप्त किया जाता है। पिपरमिंट आता है वही यानी कि चंदन, कपूर, लौंग, पिपरमिंट से क्या वाष्पशील वाष्पशील सुगंधित तेल प्राप्त होता है। आंवला आंवला का फल औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्म है। आम, केला, सेब, अंगूर, नींबू एवं अमरूद भी दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य व पोषण हेतु उपयोगी होते हैं। अंगूर का उपयोग शराब बनाने में भी होता है। नीम में एजाडिक एजाडिक रेक्टिक नीम में एजाडिक रेक्टिक नामक रसायन पाया जाता है। इस रसायन में कीटनाशक एवं कवकनाशक गुण होते हैं। फसल सुरक्षा की दृष्टि से कीटों में वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के विभिन्न भागों में चर्म रोग, परजीवी रोग, निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा आदि की दवा तथा सर्प बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की दवा भी बनाई जाती है। जेट्रोफा, खरंजा, नाग चांपा, नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पति प्रजाति हैं। याद रखना है जेट्रोफा, खरंजा, नाग चंपा और नीम आदि से बायोडीजल इथेनॉल वाला होता है ना जो वो बायोडीजल के उत्पादन की प्रमुख वनस्पति प्रजाति है। जेट्रोफा या रतन जोत के बीज से बायोडीजल प्राप्त होता है। अरे यार क्या होता है बायोडीजल प्राप्त होता है जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरह अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। यह एक आवृत्त बीज पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। करंज या करंजा का वनस्पति नाम पेंगोमिया प्रमुख पेट्रोपादप है जो कि जेट्रोफा के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। इनके बीज से
इनके बीज से पेंगोमिया तेल प्राप्त होता है जो बायोडीजल का एक स्रोत है। पेट्रोक्रॉस से मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड यानी कि मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोकार्प से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड यानी कि मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। अब है गन्ना। गन्ना यानी कि शुगर कैन यानी कॉर्न से व्यवहारता जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः गन्ना व चुकंदर का उपयोग शक्कर बनाने में किया जाता है। 2.1148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। तो गन्ने की एक प्रजाति है जो CO.1148 है, वो गन्ने की मुख्य प्रजाति है। यह आपका एक मिनट जाती है। साइनस जिराडियान साइनस जिराडियान चिलगोजा पाइन का वनस्पति नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है तथा ये पाइन के बीज से प्राप्त होते हैं। मुख्य मच्छर मुख्य मच्छर विकासित नीम से प्राप्त होते हैं। नीम में गुण होते हैं औषधि गुण होते हैं। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। तुलसी और हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू विटामिन सी का मुख्य स्रोत है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। ब्राहीम को जल निम्ब भी कहते हैं क्योंकि यह प्रधानतः जलाशय भूमि में पाई जाती है। ब्राह्मी का पत्ता मस्तिष्क पर पड़ता है। ब्राह्मी स्नायु कोश का पोषण करते उन्हें उत्तरजीवित कर देती हैं और हम स्फूर्ति का अनुभव करने लगते हैं। पुदीना पाचक हेतु है तथा वायु विकार, पेट का दर्द, अपचयन आदि को ठीक करता है। तुलसी एक द्विबीजपत्री शाकी औषधि पौधा है जो कफो उत्साह सदाबहार या सदाफूली वर्षा भर खिलने वाले फूलों का एक पौधा है। यह मधुमेह उपचार में उपयोग पाया जाता है। चाय, कॉफी तथा कोक मुख्य पेय पदार्थ हैं। कैफीन शराब एक स्फीतिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है जो मुख्यतः कॉफी के बीज एवं चाय की पत्तियों से प्राप्त होती है। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कपूर सिनामस कपूर सिनामोमस कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त होता है। कासनील यानी कि चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में प्रकृति के सड़क के किनारे उगे हुए पाए जाते हैं। वनीला ऑर्किडा फैमिली की पौधे से प्राप्त होता है।
टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सीले इसमें ऑक्जेलियन अम्ल भी उपस्थित होता है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कुटुक्टू का कुटुक्का का आटा आटा फैगोपाइरिन एक्सक्यू में एक्सक्यूलेंटम नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से भरपूर होता है। पुदीना पुदीना आक या मेंथॉल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन से प्राप्त किया जाता है। पुदीने का वास्तविक नाम मेंथा मेंथा अवेसिस है। भारत संपूर्ण विश्व में मेथा आपूर्ति का 80% उत्पादन करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्रिकेट के बल्ले वीलू की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसका वास्तविक नाम सेलिक्स अल्बा है। हॉकी स्टिक व क्रिकेट स्टंप बनाने में शहतूत की लकड़ी प्रयुक्त होती है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है। वो है आंवला की। आम की नीम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास हुआ है? वो है रत्ना। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो वह देखेंगे भिंडी की है काशी लालिमा। 21148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति किसकी है? गन्ना की है, जो कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। अलसी जो सूर्य है वो सुलेमित नहीं है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम है। वह है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम है मैक्रोनी गेहूं का नाम। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है, जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है पार्थिनियम। पार्थिनियम का पौधा कैसा है? पार्थिनियम का पौधा है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होते हैं, वह होते हैं लाइको लाइकेन से। लिटमस जो अम्ल होता है वह क्षार का सूचक कौन होता है? वो होता है लाइकेन होते हैं। नीम के नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कुल जाति कुल जाति के कीटों और परुथियों के प्रचुर भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के बीज का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल मार्जकों का निर्माण करते सॉरी नीम का तेल का नीम के बीज का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। तीनों ही सही है। भारत में जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पाद के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो है कवासा, फिर है क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली का बीज नहीं है, उथली ये भी नहीं है, सड़े आलू और चुकंदर। यानी कि 1 2 5 6 है।
निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपाद भी है? तो करंज जो है पेट्रोपाद है। निम्नलिखित पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकॉस के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं हाइड्रोकार्बन से और साथ ही साथ लिपिड से होते हैं। अब है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया? काकड़ी प्रयागराज आंध्र प्रदेश में लगाया गया। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो वो होते हैं रतन जोत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन डीजल पौधा है? तो रतन जोत बायोडीजल पौधा है। बायोडीजल पौधे कहलाते हैं वो कहलाते हैं वो जेट्रोफा कहलाते हैं। अब है ताड़ तेल यानी पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ताड़ तेल ताड़ तेल प्लास्टिका और इत्र बनाने में कुछ उद्योग के लिए कच्चे माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। तो 2 और 3 इसमें सही है। यह जो है पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है, दक्षिण एशिया का नहीं, यह पश्चिमी अफ्रीका का है। मोरिंग एक फलीदार सदापर्णिक पौधा है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंग के बीज निर्यात करता है। मोरिंग और इमली के बीज का उपयोग जैविक ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। 1, 2, 3, 5 इसमें सही है। ये इमली और मोरिंग के बीज का निर्यात नहीं करता है। भारत जो है इमली और मोरिंग के बीज का निर्यात नहीं करता है। करकुटा यानी अमरबेल परजीवी आवृत्ति बीजों की एक उदाहरण है क्योंकि यह पोषी पौधों की पत्तियों में अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। ऊर्जा के वैकल्पिक सूत्र के संदर्भ में एक 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 व्यवहार एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह गन्ना से प्राप्त किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? वह पाइन बीज से प्राप्त होता है। शीरा अति उत्तम शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। वह देखेंगे अल्कोहल के हैं अल्कोहल के हैं। शीत तेल जैसे कोयल के पर्याप्त मात्रा होती है वो होती है कैफीन में होती है। ये प्रश्न देखते हैं। कैफीन 4 बार उपस्थित होता है। वह होता है चाय और कैफीन दोनों में। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है वो है कैफीन। समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य व महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आयोडीन का। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आयोडीन के। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कपूर, वनीला और कासनी यानी कि चिकोरी, ये में कौन सा उत्पाद युक्त में से कौन सा से उत्पादक है? वो तीनों ही उत्पादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो आप देखेंगे हींग जो है वो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। केसर मसाला यानी कि सैफरॉन स्पाइस बनने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो वो होती है वर्तिका। बात के लिए बोला गया। अफीम जो आप देखेंगे वो आपको मिलेगा फल है। हींग जो है वो मिलेगी आपको जड़ से। रबड़ जो है रबड़ आपको देखने को मिलेगा तना से। कुनैन जो है वो छाल है। कुनैन छाल है। तो ये देखिए हींग फल का है, हींग जड़ है, रबड़ तना है, कुनैन छाल है। हींग प्राप्त की जाती है वह
खाना और जड़ दोनों में ही इसमें दिया हुआ है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो वह आता है अवसादकारी दवा के अंतर्गत आता है। अफीम अवसादकारी स्वायत्त पौधा यानी कि डिप्रेशन नार्कोटिक ड्रग्स की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें दर्द निवारक मार्फिन, हेरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है। मुख्य मच्छर विसर्जक पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? वह होते हैं नीम से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षण तैयार करने के लिए किया जाता है? वह है लेमन घास। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? वो है कहते हैं फिनाल और फ्लेवोनाइड्स। अब है तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वह उपस्थिति आप देखेंगे फेनोम एवं फ्लेवोनाइड्स एवं फ्लोरोनाइड्स के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सही है ये। स्पर्टम संश्लेषित मधुमेह है ये है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ ये भी सही है। रेयान रूपांतरित स्टार्च है ये गलत है। रेयान विनिर्मित फाइबर है जिससे प्राकृतिक स्रोत या वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। ये सभी सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से छापा कपड़ा बनाया जाता है? वह है मोरिस मोरे मोरेसिस मोरेसिस है। अब कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। चुकंदर जो है चीनी निर्माण में काम आता है सही है। शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये भी सही है। फिर आता है कपास और सेलुलोज है ये भी सही है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है ये भी सही है। तो ए बी सी डी ये तीनों ही सही है। इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखेंगे? देखेंगे रोग एवं उपचार। यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि अधिकांश जो बायोलॉजी सेक्शन से अधिकांश जो प्रश्न बनते हैं वो इस चैप्टर से बनते हैं कि कौन सा रोग है, किस कारण होता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दूसरे भी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। धन्यवाद।